हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है एसएससी जेईई 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपकी तैयारी और अच्छे से कैसे हो पाए, आपकी तैयारी और अच्छे से इम्प्रूव होए, उसके लिए हमने एक सीरीज़ शुरू करी है। इसके अंदर हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, उन क्वेश्चंस को हम सभी चैप्टर के सब्जेक्ट वाइज करते हुए चलेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। एसएससी जेईई 2023 में आप देख सकते हैं मेरी 8th रैंक आई थी और ये मेरा रोल नंबर है। उसके अलावा एसएससी जेईई 2022 में मेरा सिलेक्शन हो रखा है और उसके अलावा ये सब एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ बस इतना है कि मुझे इन सब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको अच्छे से नॉलेज है और पेपर में क्या आएगा उसका काफ़ी आइडिया है। तो इन सभी एग्ज़ाम को क्लियर करने की जो स्ट्रेटजी होती है, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम इस सीरीज़ के अंदर सभी सब्जेक्ट के देखेंगे। तो दोस्तों आज हमारा ये पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से शुरू करेंगे। इसके जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे कि आपके लिए समझने में थोड़े मुश्किल हो सकते हैं और पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको करवाऊँगा। और एक और चीज़, आपको डेली एक सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है और एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक है वो आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। कोई पीडीएफ वगैरह से काम नहीं चलेगा। जो आपकी रिवीजन है और प्रैक्टिस है उसके लिए बुक होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, वैसे हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले हम पूरी सिविल इंजीनियरिंग को ऐसे ही क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आप ये चैप्टर देख सकते हो, मेन ये चैप्टर होते हैं। आज हम पहला चैप्टर करेंगे जो सबसे बड़ा चैप्टर भी है इसका, जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिमन इन एचआरपी इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड एज ए। तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो 4P इम्पैक्ट टेस्ट है उसके अंदर जो आपका स्पेसिमन है, यानी कि जो जिस चीज़ के ऊपर आप टेस्ट कर रहे हो, वो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह सपोर्ट रहता है। बी नंबर ऑप्शन। और हमारे पास दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक तो है 4P इम्पैक्ट टेस्ट, और जैसा कि इस चीज़ के नाम में ही है इम्पैक्ट वर्ड। इम्पैक्ट क्या होता है दोस्तों? इम्पैक्ट का एक मतलब टफनेस भी होता है। टफनेस की क्या डेफिनेशन है कि कोई मटेरियल सडन लोड को कितना ज़्यादा रजिस्ट कर पा रहा है। यानी अचानक से आपने किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगाया और वो मटेरियल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब क्या है, वो मटेरियल आपका टफ मटेरियल है। और 4P इम्पैक्ट टेस्ट से हम उसके टफनेस को ही टेस्ट करते हैं। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, 4P के अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम हम यूज करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रही है, ये आपका स्पेसिमन है। स्पेसिमन यानी जिस चीज़ को आप टेस्टिंग कर रहे हो, ये मान लो कोई बीम है, इसके यहाँ हम एक वी नोच बनाते हैं जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रही है, और यहाँ से आप स्ट्राइक करते हो इसको, कोई हथौड़ा वगैरह हो गया उससे आपने इसके ऊपर लोड लगाया, और आप देखेंगे कितने लोड के ऊपर स्पेसिमन हमारा टूट जाता है। तो ये हो गया 4P टेस्ट। एक इसके अंदर दूसरा मेथड भी होता है, वो होता है इचोड इम्पैक्ट टेस्ट। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर डिफरेंस ये रहेगा कि जो आइजोड टेस्ट है उसके अंदर जो आपका स्पेसिमन है वो एक कैंटिलीवर बीम की तरह सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा एक दूसरा डिफरेंस ये होता है, जो नोच फेस है आइजो टेस्ट के अंदर, वो स्ट्राइकर की तरफ ही रहेगा। स्ट्राइकर यानी कि जो हथौड़ा है, ये जो आपको हथौड़ा दिख रहा है, इसको आप स्ट्राइकर कह लो या इसको हथौड़ा कह लो, हैमर वगैरह कह लो। तो जो 4P का टेस्ट उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, जो ये नोच है आपने कट लगाया हुआ है और जिस साइड आप हैमर लगा रहे हुए दोनों अपोजिट साइड है। आपका हथौड़ा इधर है और आपने नोच इधर बनाया हुआ है बीम के अंदर। लेकिन जो आइजो टेस्ट है उसके अंदर क्या होता है, वे दोनों एक ही साइड होते हैं। नोच फेस इन द आइजो टेस्ट इज फेसिंग द स्ट्राइकर, यानी कि जिस साइड आपका हथौड़ा उसी साइड आपने वो कट लगाया हुआ है। लेकिन 4P टेस्ट के अंदर क्या आएगा, नोच फेस आपका दूसरी तरफ होता है। और आइजो टेस्ट के अंदर तो वी नोच का इस्तेमाल करते हैं और 4P के अंदर वी एंड यू नोच दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में इन वाले पॉइंट से आ सकता है। और दोस्तों इसको याद करने का अगर आपको शॉर्टकट करना है तो आप इस तरीके से कुछ इसको याद कर सकते हो। जो 4P है, 4P के अंदर क्या आता है, 4,
और इसको आप क्या कहते हो, 4 पाई। 4 पाई यानी कि जो चारों तरफ से सपोर्ट रहती है वो हो गई 4 पाई। और जैसे ये सिंपली सपोर्टेड दिख रही है, ये भी हर तरफ से सपोर्टेड है, तो ये हो गई 4p टेस्ट। आई जोड़ क्या है, आई जोड़ कम अक्षरों का, 4 अक्षरों का आई जोड़, तो इसके अंदर क्या होगी हमारी कैंटिलीवर। कैंटिलीवर भी हम छोटी होती है। तो इस टाइप से याद करने के लिए आप कुछ भी अपना शॉर्टकट बना सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही कोई छोटा मोटा शॉर्टकट बना के या ऐसे ही तुकबंदी से बना के आप इसको याद कर सकते हैं। पॉइजन्स रेशो की लिमिट क्या होती है, 0.50। पॉइजन्स रेशो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 0.50 तक होता है। लेकिन जो थ्योरेटिकली देखें तो थ्योरेटिकली ये होता है -1 से लेके 0.50 तक। लेकिन जो आपको पेपर में पूछता, पेपर में आपसे 0 से 0.50 वाला पूछता आपसे। 5th नंबर क्वेश्चन, ए स्क्वायर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू ए स्टेट ऑफ सिंपल शियर, द लीनियर स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल शैल बी इक्वल टू। तो कोई स्क्वायर ब्लॉक है, जैसे कि आप डायग्राम में देखिए स्क्वायर ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने सिंपल शियर लगाया। सिंपल शियर यानी कि केवल इसके ऊपर शियर फोर्स है। कुछ इस टाइप से आपने इसके ऊपर शियर फोर्स लगा दिया। तो लीनियर स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल शैल बी इक्वल टू, तो जो इसका डायगोनल है इसके अंदर लीनियर स्ट्रेन है वो किसके बराबर होएगा, वो इक्वल होगा हाफ द शियर स्ट्रेन के। जो आपने टाउ शियर स्ट्रेन लगाया है डायगोनल के अंदर, किसके बराबर, हाफ द शियर स्ट्रेन। शियर की वजह से जो इसमें स्ट्रेन है उसका जो हाफ होगा वो होगा। ये क्वेश्चन आपको बस याद करना है, इसको ज़्यादा समझना नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को क्या याद रखना है, लीनियर स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल। जो डायगोनल है, डायगोनल के अंदर लीनियर स्ट्रेन किसके बराबर होगा, शियर स्ट्रेन के हाफ के बराबर। डायगोनल में जो लीनियर स्ट्रेन है वो शियर स्ट्रेन के हाफ के बराबर। 10th नंबर क्वेश्चन, if a uniform bar is supported at one end in a vertical direction and loaded at the bottom end by a load equal to the weight of the bar, the strain energy as compared to that due to the self weight will be। तो क्वेश्चन में हमें एक बार दिया हुआ है, जैसे कि एक बार है, इस बार के अंदर इसका खुद का लोड तो लग ही रहा है, जो इसका खुद का वजन है, प्लस इसके ऊपर जो नीचे वाला पॉइंट है, इस बार के खुद के वजन के बराबर एक नीचे हमने लोड भी लगा दिया। यहाँ पे इसके वजन के बराबर एक हमने लोड भी लगा दिया, तो टोटल इसके ऊपर कितना लोड हो गया, 2p। तो अब आपको एनर्जी कंपेयर करनी है। एक तो सिंपल बार की, जैसे कि इस वाले डायग्राम में दिख रहा है केवल सिंपल बार है, इसकी किसके साथ, इसके साथ कंपेयर करना है आपको, जिसके अंदर इसके नीचे वाले पॉइंट पे एक हमने एक्स्ट्रा लोड भी लगा दिया है। तो दोस्तों जो स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ वेट की वजह से PL डिवाइड बाई 2AE। और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ये भी देख सकते हो, हाफ जो लोड है मल्टीप्लाई बाई जो इसके अंदर डिफॉर्मेशन है, यानी कि हाफ P इंटू डेल्टा। तो जो हमारा फर्स्ट वाला केस होगा उसके अंदर केवल इसका खुद का वजन है, सेल्फ वेट है, कोई और वजन तो इसके ऊपर लग नहीं रहा, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाएगा, PL डिवाइड बाई 2AE। तो एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी हमने पढ़ी थी हाफ जो लोड है मल्टीप्लाई बाई डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन आपने निकाल लिया सेल्फ वेट की वजह से, PL डिवाइड बाई 2AE। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन प्री के अंदर आ सकता है, और जो एनर्जी वाला है ये क्वेश्चन आपका मेंस के अंदर आ सकता है निकालने के लिए। तो इस बार का जो सेल्फ वेट है उसकी वजह से इसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी हो गई, P² डिवाइड बाई 4AE। लेकिन जब इसके ऊपर खुद का वजन भी है और हमने एक अलग से अप्लाई लोड कर दिया P करके, तो इसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसके सेल्फ वेट की वजह से और जो P लोड इसके एंड पे लगाया है उसकी वजह से। सेल्फ वेट की वजह से P² डिवाइड बाई 4AE ये हमने अभी ऊपर निकाला है, और जब इसके ऊपर लोड P यहाँ पे एंड पे लगा दिया तो कितनी हो जाएगी, P² डिवाइड बाई 2AE। आपको ये दोनों ऐड कर देने हैं, तो ऐड करने के बाद ये कितना आ गया, 3 टाइम जो हमने इनिशियल ये यहाँ निकाला था, 3 टाइम जो ये P² डिवाइड बाई 4AE, 3P² अपॉन 4AE। और हमसे क्वेश्चन में हमसे वही चीज़ उसने पूछी हुई थी, तो उसके कंपैरिजन में वो कितना है, वो उससे 3 गुना है। यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है, यानी कि जब इसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा लोड P लगा दिया तो इसकी एनर्जी सिंपल बार के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा एनर्जी हो गई इसके अंदर। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, और हमने केवल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ही कंसिडर किया है, क्योंकि जो इजी वाले क्वेश्चन हैं वो तो आप जो नॉर्मल पढ़ाई करते हैं उसके अंदर भी आप पढ़ चुके होंगे, तो उनको हम बार बार रिपीट करें और समझाएं उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
तो केवल डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन ही हैं ये, और साथ साथ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन से आपका 2024 के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टिलिटी इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहेगी? माइल्ड स्टील की, कास्ट आयरन की, रोथ आयरन की या पिग आयरन की? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी वो रहेगी रोथ आयरन की। रोथ आयरन की डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों रहेगी? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट बढ़ता है, कार्बन कंटेंट जैसे जैसे इंक्रीज होएगा उसकी डक्टिलिटी हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। और आपको अच्छे से पता है कार्बन का कंटेंट माइल्ड स्टील में 0.3% से कम होता है, कास्ट आयरन में 2 से 5%, रोथ आयरन में 0.1% से कभी कम, और पिग आयरन में 4%। तो सबसे कम कार्बन किस में है? सबसे कम कार्बन है रोथ आयरन में। तो जिसमें कार्बन सबसे कम होगा उसकी डक्टिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? रोथ आयरन। या आप इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डक्टिलिटी भी देख सकते हो। कार्बन का कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी डक्टिलिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन जो उसकी हार्डनेस है और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और करोजन रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अब तक नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन अब 2024 में आ सकता है कि कार्बन का कंटेंट इंक्रीज होने से उसकी कोरोजन की रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाती है। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए सॉलिड इज। तो स्ट्रेन एनर्जी किसी मटेरियल के अंदर स्टोर्ड रहती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो डी नंबर ऑप्शन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द सॉलिड इज हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। 22 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरेनियस स्टेटमेंट। यानी कि जो गलत स्टेटमेंट आपको वो बतानी है माइल्ड स्टील के लिए। तो पहली स्टेटमेंट पढ़िए, माइल्ड स्टील के 2 यील्ड पॉइंट होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट। 2 पॉइंट हम यील्ड के लेके चलते हैं, ठीक बात है। माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, हमें ये भी पता माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है स्मॉल परसेंटेज एलोंगेशन एज फेलियर। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। जब फेलियर होता है तो डक्टाइल मटेरियल क्या करेगा? लार्ज एलोंगेशन शो करेगा। डक्टाइल मटेरियल लार्ज एलोंगेशन शो करता है फेलियर के ऊपर। सो स्ट्रेन हार्डनिंग, तो स्ट्रेन हार्डनिंग भी शो करेगा। स्ट्रेन हार्डनिंग भी आपने पढ़ते हैं हम, जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व होता है माइल्ड स्टील का, तो उसके अंदर हम स्ट्रेन हार्डनिंग पढ़ते हैं कि स्ट्रेन हार्डनिंग होती है। यह आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख सकते हो माइल्ड स्टील का। तो इसके 2 यील्ड पॉइंट होते हैं यहाँ पे, एक लोअर यील्ड पॉइंट, एक अपर यील्ड पॉइंट। और ये डक्टाइल मटेरियल है, स्ट्रेन हार्डनिंग को शो करता है। और परसेंटेज एलोंगेशन 20 से 30% होता है फेलियर पे। और ब्रिटल मटेरियल के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल है ना, तो बहुत ज़्यादा एलोंगेशन शो करेगा ये। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन, फॉर ए बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन द केस द बीम इज। तो कोई बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम किस वाले केस में होगी? जब वो सिंपली सपोर्टेड होगी, कैंटिलीवर होगी, फिक्स होगी या प्रोप्ड होगी, कौन से केस में मैक्सिमम होगी? तो दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। वो क्या होता है? m²L डिवाइड बाई 2EI। तो स्ट्रेन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? जो मोमेंट है। और मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होता है? मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा कैंटिलीवर बीम का। आप सॉल्यूशन देखिए, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m²L डिवाइड बाई 2EI। यानी कि स्ट्रेन एनर्जी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? मोमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। और मूवमेंट आप चारों बीम का देखिए, जैसे कि सिंपली वो पहली बीम कैसी है? कैंटिलीवर बीम है। तो कैंटिलीवर बीम के अंदर मोमेंट कितना है? WL² डिवाइड बाई 8। क्योंकि इसके अंदर लोड तो ऐसे इस वाले पॉइंट पे निकाल लेंगे, सारा लोड इस तरफ लग रहा है। लेकिन जो सिंपली सपोर्टेड फिक्स बीम है, फिक्स बीम के अंदर जो मूवमेंट होगा मैक्सिमम वो सपोर्ट के ऊपर होता है, और वो कितना होता है? WL² बाई 12। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि फिक्स बीम के अंदर जो एंड होते हैं उनके ऊपर मोमेंट कितना होता है? WL² बाई 12। कैंटिलीवर आ गई फिर से,
कैंटिलीवर में WL²/2। ये फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों, ये प्रोप्ड कैंटिलीवर थी, यहाँ पे प्रोप लगा हुआ है और सिंपली सपोर्टेड में WL²/8। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोमेंट कहाँ पे है, वो कैंटिलीवर में है, WL²/2। तो स्ट्रेन एनर्जी भी मैक्सिमम किस में होगी, कैंटिलीवर के अंदर होगी। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, आपको वहाँ ये चारों डायग्राम बना के नहीं देखने पेपर के अंदर, आपको अपने माइंड के अंदर तुरंत सोचना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, वो होता है सपोर्ट के ऊपर। तो इस वाले बीम के अंदर जो ये सपोर्ट है या फिर ये वाला सपोर्ट है, लोड उससे कितना दूर है, L/2 डिस्टेंस दूर है। इसके अंदर भी L/2 डिस्टेंस दूर है, लेकिन इस वाले केस में जो ये लोड है वो यहाँ से कितनी दूर पे है, L डिस्टेंस पे है। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो सबसे दूरी डिस्टेंस किस में, कैंटिलीवर में। तो कैंटिलीवर में मोमेंट ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा होगा। अगर नहीं भी पता होता तो आपको इस तरीके से, जैसे मैंने आपको अभी ये बताया, ये चीज़ सोच के करना था ये। और वहाँ आप ये मोमेंट, एक्चुअल बात, आप मोमेंट सब का निकाल ले नहीं बैठोगे, आपको ऐसे ही सोच के करना है ये। 35 नंबर क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी टिल द ब्रेकेज और रप्चर टेक प्लेस इज नोन एज दी। तो ये होती है टफनेस। ये मैंने आपको पीछे भी बताया, टफनेस क्या होती है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है टिल द ब्रेकेज और रप्चर टेक प्लेस इज नोन एज दी टफनेस। जैसे कि कोई प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर आपने हथौड़ा मारा लेकिन इस प्लेट का कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो इस प्लेट को आप क्या कहोगे, ये प्लेट टफ है। इस हथौड़े की जितनी भी एनर्जी थी, जो इम्पैक्ट की एनर्जी थी, इसने सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और सपोज करो कोई शीशा है, इस शीशे के ऊपर आपने हल्के से किसी पत्थर वगैरह से आपने इस शीशे के ऊपर मारा, पूरा शीशा टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये शीशा टफ बिल्कुल भी नहीं है, ये शीशे के अंदर टफनेस नहीं है। और जो इसकी डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है टिल द फेलियर इज नोन एज द टफनेस। या आप इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। और जो अगर आपको टफनेस निकालना तो कैसे निकालोगे, इट इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू फ्रैक्चर। तो जो लोड डिफ्लेक्शन कर्व होती है फ्रैक्चर पॉइंट तक, जो उसका एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वो टफनेस के बराबर होगा। जैसे आपका ये लोड डिफ्लेक्शन, आपका ये कुछ ऐसा कर्व बनता है, तो जो इलास्टिक है वहाँ तक निकालोगे तो क्या निकलेगा, रेजिलियंस। लेकिन अगर आपने पूरे का वो एरिया निकाल दिया तो क्या निकलेगा, वो आपकी टफनेस निकल जाएगी। लोड डिफ्लेक्शन कर्व से आपको क्या निकलेगा, टफनेस निकलेगी आपकी। 44 नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। जो आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है उसके अंदर इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर 4 नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो और बल्क मॉडुलस। ये आप देख सकते हैं टेबल के अंदर। आइसोट्रोपिक के अंदर इंडिपेंडेंट कितने होंगे, 2, ऑर्थोट्रोपिक में 9, अनआइसोट्रोपिक में 21। और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, 4, 12 और इन्फिनिटी। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। आइसोट्रोपिक में कितने, 2 तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कितने, 4। ऑर्थोट्रोपिक में 9 तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट होंगे 12। अनआइसोट्रोपिक में 21 तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होंगे इन्फिनिटी। 49 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लिस्ट वैल्यू ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम है। तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे कम रहेगी वुड की। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो वुड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो सबसे कम है। जो वुड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो ग्लास से भी कम है। यह आप कंपेयर करके देख सकते हो। यहाँ जो वुड की इलास्टिसिटी है वो ग्लास से यानी कि शीशे से भी कम है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 58 नंबर क्वेश्चन, एट यील्ड पॉइंट ऑफ ए टेस्ट प्लेस द मटेरियल्स। तो जहाँ पे यील्ड पॉइंट आता है तो मटेरियल कैसे बिहेव करता है। यील्ड पॉइंट पे क्या मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हुक्स लॉ को वो ओबे कहाँ तक करता है,
प्रोपोर्शनल लिमिट तक। कहाँ तक? प्रोपोर्शनल लिमिट तक वो हुक्स लॉ को ओबे करता है, उससे आगे वो ओबे नहीं करेगा। बिहेव इन इलास्टिक मैटर, नहीं, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वो इलास्टिक मैनर में बिहेव करेगा। रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, जी नहीं, ये भी वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही करेगा, जिसको हम इलास्टिक लिमिट भी कह देते हैं। अंडर को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक बात है। यील्ड पॉइंट के ऊपर मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा। ये आप देख सकते हैं, यील्ड पॉइंट से पहले मटेरियल इलास्टिक मैनर में भी ये करता है, और यील्ड पॉइंट के बाद मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आ जाता है। इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हुक्स लॉ को वो फॉलो कब तक करेगा? हुक्स लॉ को फॉलो करेगा प्रोपोर्शनल लिमिट तक। और इलास्टिक मैनर में भी ये वो कहाँ तक करेगा? वो करेगा इस तक, जो ये यील्ड पॉइंट है आपका। यील्ड पॉइंट से पहले इलास्टिक में, और हुक्स लॉ को ओबे करेगा प्रोपोर्शनल लिमिट तक। और ये भी सेम ही रहेगा, ओरिजिनल शेप को कब तक वापस लेके आएगा? यील्ड पॉइंट तक। क्रीप क्या होता है कि स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल, धीरे धीरे अगर लोड आपने मटेरियल के ऊपर लगाया हुआ है, मान लो कि 100 किलो का वजन किसी रस्सी वगैरह, तार वगैरह के साथ आपने तार के साथ बांध के 100 किलो का वजन लटका दिया, तो तार के अंदर धीरे धीरे एलोंगेशन होने लग जाएगी टाइम के साथ, मान ले 1 महीने में, 2 महीने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्रीपिंग बोलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रेसेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड एज। तो ऐसा कौन सा स्ट्रेस होता है उसके बाद मटेरियल बहुत ज़्यादा स्पीड से अपनी एलोंगेशन को शो करेगा? तो वो वाला पॉइंट होता है आपका यील्डिंग पॉइंट। आपने ऊपर भी पढ़ा था, यील्डिंग के ऊपर क्या होता है? वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा। और जो इसका कर्व है, उस कर्व के अंदर देखिए, यहाँ है स्ट्रेन, यहाँ है स्ट्रेस, ये है इसका यील्ड पॉइंट। यहाँ पे यील्ड पॉइंट हो गया इसका। लेकिन यील्ड पॉइंट के बाद आपने स्ट्रेस को बढ़ाया? जी नहीं, आपने यहाँ स्ट्रेस नहीं बढ़ाई, यहाँ भी नहीं बढ़ाई, यहाँ भी नहीं बढ़ाई। लेकिन इसका एलोंगेशन देखिए कितना ज़्यादा हो गया। ये स्ट्रेन तो इसका कितना ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन लोड तो आपका वहीं सेम चलने लग रहा है यहाँ पे। तो वही चीज़ आपसे इस क्वेश्चन में इसने स्टेटमेंट के थ्रू पूछी है कि ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जिसके बाद मटेरियल बहुत ज़्यादा एलोंगेशन को शो करेगा एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन लोड, यानी कि लोड को हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे, लेकिन लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यील्डिंग पॉइंट के बाद ऐसा शो करता है। इस वाले पॉइंट के बाद ही तो इसको शो कर रहा है। सिक्सटी 69 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए बीम इज। तो किसी बीम की स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होती है? ऑप्शन पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द शियर फोर्स ऑन इन द बीम। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो स्ट्रेन एनर्जी है शियर फोर्स के प्रोपोर्शनल रहेगी। जो स्ट्रेन एनर्जी बीम की होती है, आप उसका फॉर्मूला देखिए, स्ट्रेन एनर्जी एक्सियल फोर्स की वजह से P² डिवाइड बाई 2AE, P² डिवाइड बाई 2AE। ये चीज़ आपको अच्छे से याद है। बेंडिंग मूवमेंट की वजह से M² डिवाइड बाई 2EI, ये भी हमने एक पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा था। टोर्जन की वजह से कितनी होगी? T² डिवाइड बाई 2GJ। और शेयर फोर्स की वजह से V² डिवाइड बाई 2AG। तो अब आप ऑप्शन देखिए, शेयर फोर्स के इंडिपेंडेंट है? जी नहीं, शेयर फोर्स का टर्म आता है। इंडिपेंडेंट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, इसमें भी डिपेंडेंट होती है। आपने यहाँ देखा मोमेंट का टर्म आता है। सेम एज टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी गलत बात है। पोटेंशियल एनर्जी तो अलग चीज़ होती है और स्ट्रेन एनर्जी अलग चीज़ होती है। पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या लेते हैं? mgh। 9th 10th क्लास में और 11th 12th पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी होगी कि कोई ऑब्जेक्ट h हाइट के ऊपर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? mgh हो जाती है। तो ये तो अलग चीज़ है। और स्ट्रेन एनर्जी अलग चीज़ है। स्ट्रेन एनर्जी आती है, उसको हमने खींच दिया, लोड लगा दिया उसके ऊपर। और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से। तो ये वाली चीज़ भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन बचा? नन ऑफ दीज अबव। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। When a material is subjected to the axial tensile load, the greatest normal stress is equal to।
तो किसी मटेरियल के ऊपर हमने टेंसाइल लोड लगाया है, जैसे कि आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने टेंसाइल लोड यानी कि इसको दोनों तरफ से खींच दिया, ये हो गया टेंसाइल लोड। तो इसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो दोस्तों जो आपने इसके ऊपर ये लगाया है ना टेंसाइल लोड सिग्मा, उसके ट्वाइस होगी मैक्सिमम दी ट्वाइस दी मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस, जो शीयर स्ट्रेस है उसके डबल होगी। इसको आप सोल्व कैसे करना था? इसको आपको मोर सर्कल की हेल्प से सोल्व करना था। मोर सर्कल के अंदर आप जो नॉर्मल स्ट्रेस है और शीयर स्ट्रेस है उसका डायग्राम बनाते हैं, और आपने पता है कि जब हमारा मटेरियल दिया हुआ उसके अंदर आपने नॉर्मल स्ट्रेस लगाई है सिग्मा की, और शीयर स्ट्रेस इसके अंदर जीरो है। तो जब आपने इसका सर्कल प्लॉट किया तो एक तो यहाँ पे 0 0 आ गई और एक यहाँ पे सिग्मा कोमा 0 आ गई। तो इसके अंदर मैक्सिमम जो शीयर स्ट्रेस है वो किसके बराबर आ रहा है? वो आ रहा है सिग्मा बाई 2 के। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? हमने निकाल लिया टाउ इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2। तो सिग्मा किसके बराबर हो गया? सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू टाउ, यानी कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है 2 टाइम शीयर स्ट्रेस के, जो नॉर्मल स्ट्रेस है ट्वाइस दी मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस के बराबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मोर सर्कल बना के करने हैं। मोर सर्कल बिल्कुल आसान है, बस आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना। एक तो स्ट्रेस होती है वो नॉर्मल स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, उसको तो आपको एक्स एक्सिस पे बनाना है, और एक होती है शीयर स्ट्रेस जिसको हम टाउ बोलते हैं, टाउ को आपको वाई एक्सिस पे। और जो भी लोड की कंडीशन दी हुई है कि भाई उसके अंदर सिग्मा की वैल्यू 10 है और शीयर स्ट्रेस उसके अंदर 0 है या फिर 50 है, जो भी दिया हुआ है उसको आपको प्लॉट कराना है और एक सर्कल बनाना है, और ये आपको टाउ की वैल्यू निकाल लेनी है या फिर इसमें सिग्मा की वैल्यू निकाल लेनी है। मोर सर्कल से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। 80 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए लोड इज ट्रांसफर थ्रू वन सरफेस टू अनदर सरफेस इन कॉन्टैक्ट द स्ट्रेस इज नोन एज। तो एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, तो जो इनके ये सरफेस कॉन्टैक्ट में यहाँ से जो लोड ट्रांसफ़र होता है उस लोड को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बियरिंग स्ट्रेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियरिंग स्ट्रेसेस बोलते हैं उसको। तो इस वाले में नन ऑफ दिस अबव हो गया या फिर बियरिंग स्ट्रेस। ये वाला इन्होंने ऑप्शन इसका करेक्ट दिया नहीं हुआ है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आपको क्या करना है, तुरंत उसको गूगल सर्च कर लेना है, और बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट से टेक्स्ट बुक वगैरह है तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। उस क्वेश्चन को आपको समझ के आप जो उसका करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल ईजिली पता कर सकते हो आप। 81 नंबर क्वेश्चन, एज्यूम द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम डेविएशन डेल्टा पी एंड डेल्टा ई टू बी 25% ऑफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पी एंड ई, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो क्या होता है? अल्टीमेट लोड अपॉन अलोएबल लोड। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यही होता है ना, अल्टीमेट यानी मैक्सिमम कितना लोड लग सकता है डिवाइड बाई हमने उसको अलाउ कितना कर रखा है। और हमें ये कह रखी है जो लोड इसके ऊपर लग रहा है और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 25% से कम ज़्यादा हो सकता है। तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम लोड। तो मैक्सिमम लोड कितना हो जाएगा? जो पी लोड हमें दिया हुआ है, पी लोड जो हमें दिया है प्लस डेविएशन, यानी कि 25% का डेविएशन 1.25 पी, और मिनिमम लोड कितना हो जाएगा? जो हमने लोड निकाला है माइनस 0.25 पी, तो 0.75। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने ऐसे निकाल दी 1.25 डिवाइड बाई 0.75 पी। हमने एक लोड निकाला था पी और उसकी वैल्यू कितने से कम ज़्यादा हो सकती है? 25% से। तो हमने मैक्सिमम वाला निकाल लिया और मिनिमम वाला, और मैक्सिमम डिवाइड बाई मिनिमम किसके बराबर होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी के। ये आप बल्क मॉडुलस के डेफिनेशन देख सकते हो। बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा पी डिवाइड बाय पी, बल्क मॉडुलस के। 93 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू द ग्रेटेस्ट लोड विदाउट बीइंग परमानेंटली डिस्टोर्टेड इज कॉल्ड। तो किसी स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर हो सकती है विदाउट बीइंग परमानेंटली डिस्टोर्टेड, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हुए बिना, वो स्प्रिंग खराब हुए बिना हम स्प्रिंग के ऊपर कितना लोड लगा सकते हैं, तो उस टाइम वो कितनी स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, वो क्या कहलाती है?
तो वो कहलाएगी प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम लोड, दैट इज प्रूफ लोड। तो एक चीज़ और आपको याद रखनी है, किसी स्प्रिंग के ऊपर जो मैक्सिमम लोड हम लगा सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रूफ लोड बोलेंगे। और उस टाइम उसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रूफ रेजिलियंस बोलेंगे। प्रूफ लोड आ गया, मैक्सिमम लोड जो हम स्प्रिंग के ऊपर लगा सकते हैं। और स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम के से डेनोट करते हैं। ये होता है इट इज द लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी कि 1 मीटर आपने या फिर 1 सेंटीमीटर आपने स्प्रिंग को खींच दिया तो स्प्रिंग कितने न्यूटन का लोड लगाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन यानी कि न्यूटन पर मीटर, यानी स्प्रिंग आपने 1 मीटर से खींची और वो तो स्प्रिंग 10 किलो न्यूटन का लोड लगाती है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट उसका कितना हो गया, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको हम स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी बोलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, फिर ये वही क्वेश्चन आ गया, स्प्रिंग मैक्सिमम लोड कितना ले सकती है, उसको हम प्रूफ लोड बोलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन, फॉर द वैलिडिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस मटेरियल शुड बिहेव इन विच मैनर। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसकी वैलिडिटी के लिए, कि वो वैलिड रहना चाहिए, उस प्रिंसिपल को हम लगा सकते हैं। मटेरियल किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, मटेरियल हमारा लीनियरली इलास्टिक तरीके से बिहेव करना चाहिए। इस चीज़ का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम देख लीजिए क्या होती है। इफ देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड स्ट्रेस फंक्शन देन रिजल्टेंट स्ट्रेस फंक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल लोडिंग इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लोडिंग। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये क्या कहना चाहती है, मान लो P लोड की वजह से L1 डिफ्लेक्शन है, P2 लोड की वजह से L2 डिफ्लेक्शन है, तो दोस्तों P1 प्लस P2 इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कितनी होगी, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगी L1 प्लस L2। तो ये चीज़ क्या हो गई, सुपरपोजिशन की थ्योरम हो गई कि किसी एक लोड से कुछ वैल्यू आई, दूसरे लोड से दूसरी आई, लेकिन अगर उन दोनों को हम एक साथ इकट्ठा लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, इन दोनों के सम को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इंडिविजुअल का। तो इसका मतलब क्या हो गया, सुपरपोजिशन की थ्योरम लग रही है। सुपरपोजिशन यानी दो चीज़ों को एक साथ इकट्ठा लगा दिया, सुपर कर दिया उसको, तो यही हमारी सुपरपोजिशन की थ्योरी है। सिंपल तरीके से हम इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं, बाकी आप इसके डेफिनेशन पढ़िए। लीनियर रिलेशनशिप रहेगी लोड और स्ट्रेसिस की। स्ट्रेसिस फंक्शन विच हैव लीनियर रिलेशनशिप विद द लोड आर डिफ्लेक्शन हो गया, एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया, स्लोप हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, शियर फोर्स हो गई, बेंडिंग मूवमेंट हो गई। ये सब क्या है, लीनियर वो सुपरपोजिशन की थ्योरम को वो करते हैं, ये अलाउ करते हैं और लीनियर रिलेशनशिप है। अब ये पढ़िए आप, जो स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर है, P² डिवाइड बाई 2AE। तो इसके अंदर हम वो सुपरपोजिशन की थ्योरम लगा सकते हैं। जी दोस्तों, हम इसके अंदर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, मान लो P1 की वजह से आ गया P², P2 की वजह से आ गया P2 का स्क्वायर, और P1 और P2 की वजह से कितना होगा, P1 और P2 की वजह से ये होगा ये, और ये किसके बराबर होगा, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2। तो ये वाला टर्म और इन दोनों का सम, ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इसके अंदर सुपरपोजिशन की थ्योरम हम नहीं लगा सकते। ये हम कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ पे लीनियर वो हो, और वही चीज़ इन्होंने समझाई हुई है। फॉर वैलिडिटी ऑफ दिस सुपरपोजिशन मटेरियल शुड बिहेव एज लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। लीनियरली इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, इलास्टिक तो आप समझते हो। इलास्टिक क्या होता है कि आपने उसके ऊपर लोड लगाया, तो मान लो वो 10 सेंटीमीटर एलोंगेशन हो गई, यानी कि 10 सेंटीमीटर खिंच गया मटेरियल, और लोड हटाते ही वो क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, इलास्टिक मटेरियल। लीनियरली इलास्टिक मटेरियल का क्या मतलब है, इसका मतलब जो इसका डिफ्लेक्शन है
मटेरियल का डिफ्लेक्शन वो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, लीनियर रिलेशनशिप रहेगी। मान लो 10 न्यूटन का लोड लगाने पे वो 10 सेंटीमीटर इंक्रीज करता है, तो 20 का लगाने पे कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, यानी कि लीनियरली बढ़ रहा है। जो इसका डिफ्लेक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, तो इसको आप क्या कहोगे, लीनियरली मटेरियल। और इलास्टिक है तो लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। वन 105 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कंपोजिट बीम है, वो 2 स्ट्रिप से बनी हुई है, एक ब्रास की है और एक स्टील की है। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होगा। जैसे इस डायग्राम में देखिए, एक कंपोजिट स्ट्रिप है, कंपोजिट का मतलब एक स्ट्रिप 2 मटेरियल से बनी हुई है। और हमारे क्वेश्चन में हमें क्या मटेरियल दिए हुए हैं, एक है ब्रास और एक है स्टील। और आपका जो पता है, जो ब्रास का अल्फा होता है वो स्टील से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो ब्रास है वो एलोंगेशन ज़्यादा शो करेगा। तो जैसे हमारा ये डायग्राम में देखिए, आपने जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो 1 नंबर वाली स्ट्रिप है उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी और 2 नंबर वाली स्ट्रिप की कंपैरिजन में कम बढ़ेगी। स्टार्टिंग में ये कैसे थे, स्टार्टिंग में ये ऐसे थे, टेम्परेचर बढ़ाया 2 वाला तो बस इतना सा बढ़ा, लेकिन जो ब्रास है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये दोनों क्या है, आपने एक साथ इकट्ठे चिपका रखे हैं, यहाँ से आपने इसको चिपका दिया तो क्या होगा, जो ब्रास वाला मटेरियल है स्टील उसको छोटा करने की कोशिश करेगी कि स्टील क्या कहेगी कि तुम मेरे साथ चलो, जितना एलोंगेशन स्टील का हुआ है उतना ही ब्रास का भी हो। लेकिन ब्रास स्टील को क्या कहेगा, वो इसको स्टील को बार की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो स्टील के अंदर आएगा टेंशन और ब्रास के अंदर आएगा कंप्रेशन। यह आप डायग्राम में देख सकते हो, जो ब्रास है 1 नंबर वाले जो ऊपर वाली स्ट्रिप है वो ज़्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन स्टील उसको छोटी करने की कोशिश करेगा, यानी कि कंप्रेशन फोर्स लगाएगा और स्टील के ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा। वही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो स्टील के अंदर टेंशन, ब्रास में कंप्रेशन और कंपोजिट बीम के अंदर एक कपल लगेगा, कपल यानी कि बेंडिंग मूवमेंट लगेगा। और चारों ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन ठीक हैं। ये वाली चीज़ आप याद रख सकते हो, आपको कंपैरिजन याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। सबसे कम होएगा माइल्ड स्टील का, फिर कॉपर का, फिर ब्रास का, और सबसे ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम का। आपको ये याद नहीं रखना ये 12 इंटू कितना है, स्टील का याद रखना कि 12 इंटू 10⁻⁻6 होता है। उसके अलावा बाकी का याद नहीं रखना, बाकी का आपको बस ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का, उससे कम ब्रास का, फिर कॉपर का और फिर स्टील का। 106 नंबर क्वेश्चन, ए लीनियरली फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशनशिप इज ऑब्टेन इन मटेरियल। तो जो लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन होती है वो कौन से मटेरियल्स के अंदर वो हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन जो रिलेशनशिप होते हैं वो हमें ऐसे मटेरियल के अंदर देखने को मिलती है जो मटेरियल आपके हुक्स लॉ को फॉलो करके चलेंगे। हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, हुक्स लॉ कहता है जो स्ट्रेसेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो डिफॉर्मेशन है, यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ यही तो बताता है हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस यानी कि जो फोर्स है वो डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे मटेरियल जो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं उसमें हमें लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशनशिप देखने को मिलती है। ये लाइन पढ़ने में डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा वो देखोगे कि भाई ये हुक्स लॉ की ही बात कर रहा है, तब आपको ये आसान लगने लगेगी। हुक्स लॉ के अंदर ही लीनियर रिलेशनशिप होता है, और जो मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है तो उसके अंदर क्या होगा, लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशनशिप ऑब्टेन इन मटेरियल हैविंग लीनियर इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये लीनियर इलास्टिक शब्द मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया था। लीनियरली इलास्टिक मतलब जो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं मटेरियल, यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। 107 नंबर क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो ये होती है रेजिलियंस।
इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता तो क्या हो गया, रेजिलियंस। अगर फेलियर तक एब्जॉर्ब करता तो क्या होता। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको इसी लेक्चर के अंदर करवाया, वो हो जाएगा टफनेस। वन 110 नंबर क्वेश्चन, द यील्ड मोमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज द मोमेंट दैट विल जस्ट प्रोड्यूस द यील्ड स्ट्रेस। यील्ड मोमेंट क्या होता है, एक ऐसा मोमेंट जो यील्ड स्ट्रेस डेवलप करेगा। कहाँ के ऊपर डेवलप करेगा, एट द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन। जैसे आपका ये वाला सेक्शन है, इसके ऊपर जो यील्ड मोमेंट है, इसका आउटर मोस्ट फाइबर, इसके ऊपर यील्ड मोमेंट डेवलप हो गया। ये अभी यील्ड नहीं करे हैं कोई सा भी, ये सभी सेफ हैं, लेकिन जो इसका आउटर मोस्ट फाइबर है उसके ऊपर क्या है, यील्ड, वो स्ट्रेसेस आ गए। क्वेश्चन में आपसे वही चीज़ इसने पूछी हुई है, द यील्ड मूवमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज डिफाइन एज। तो यील्ड मूवमेंट क्या होता है, एक ऐसा मूवमेंट जो कि यील्ड स्ट्रेस डेवलप कर देगा। कहाँ पे, बिल्कुल एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर, जो आपके सेक्शन का एक्सट्रीम फाइबर है वहाँ पे यील्ड मूवमेंट को डेवलप कर दे रहा है, यहाँ पे एफ वाई। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये दोस्तों आप देख सकते हो। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी मतलब प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से मटेरियल अपनी शेप को वापस गेन कर लेता। मान लो 1 मीटर की रोड थी, वो 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, लेकिन जैसे ही लोड हटेगा वो वापस 1 मीटर की हो जाएगी, अपनी शेप में वापस आ गई, वो हो गई इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। अगर वो 2 सेंटीमीटर खिंच गई तो वो हमेशा 2 सेंटीमीटर ही खिंची रहेगी, वो वापस से अपनी शेप के अंदर नहीं आएगी। रेजिलियंस क्या होता है, एब्जॉर्ब एनर्जी टिल दी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो हो गई रेजिलियंस, और अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फेलियर तक तो हो गया टफनेस। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने एक साथ सारे टर्म आपको दिखा दिए। पॉइजन्स रेशो ऑफ लीनियरली इलास्टिक होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो लीनियर इलास्टिक है, होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक मटेरियल है। तो उस मटेरियल का इधर भी इधर भी इधर भी कहीं भी देखोगे आप तो उसका पॉइजन्स रेशो हर जगह सेम रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। लीनियर इलास्टिक, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल का पॉइजन्स रेशो कॉन्स्टेंट रहेगा। मान लो एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो भी सेम, वाई में देखोगे तब भी सेम, जेड डायरेक्शन में देखोगे तब भी सेम आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन हम करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। अगले लेक्चर से इस सोम के जो बचे हुए और क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। हमने इजी वाले क्वेश्चन को नहीं लिया है, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन आप नॉर्मल अपने रूटीन के अंदर अपने नोट्स को पढ़ोगे ना, रोज़ आपको रिवाइज करने हैं नोट्स, उसी से आपके हो जाएंगे। जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, चैलेंजिंग क्वेश्चन थे और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने केवल उन्हीं को कंसिडर किया है। और हम ये 2022 तक के क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि 2023 के जितने भी सेट थे, प्री का भी और मेंस का भी, उसका सॉल्यूशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो सॉल्यूशन आप पूरा देख सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो मेंस का सॉल्यूशन है और प्री का, दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको पूरा देख सकते हो। आप उसको डाउनलोड कर लेना और अपना आराम से जो भी 1.5 की स्पीड में करके आप उसको कवर कर देना, क्योंकि पेपर का टाइम आने लग रहा है। अभी 50-55 दिन ही बचे हुए हैं, तो आपको स्पीड से जो सिलेबस बचा है वो कंप्लीट करना है और अपने रिवीजन पे ध्यान देना है। हफ्ते के अंदर एक फुल लेंथ का टेस्ट तो आप लगाते रहना कम से कम, और रोज़ क्विज़ वगैरह और टेस्ट सीरीज, टेस्ट वगैरह देते रहो अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए। जैसे आप क्विज़ लगाते हो ना, तो आपका टारगेट होना चाहिए, मान लो 100 बच्चों ने टेस्ट दिया है तो आपको कम से कम टॉप 10-15 के अंदर तो आना ही आना है। इस टाइप से टारगेट लेके आपको चलना है, और नंबर तो बढ़िया होने ही चाहिए। वैसे कायदे से देखा जाए तो कंपटीशन का पेपर देने वाले हो आप, तो नंबर तो इतने इफेक्ट नहीं करेंगे। मान लो 100 नंबर का पेपर है, आपके नंबर आए 50, लेकिन आपकी रैंक आई फर्स्ट, तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, तो आपकी फर्स्ट रैंक आ रही है तो वो बढ़िया चीज़ है। अगर आपके नंबर आ रहे हैं 90 लेकिन रैंक आ रही है आपकी 100 बच्चों में से 95,
तो उस चीज़ का इतना फ़ायदा नहीं है। कंपटीशन का तो आपको भी पता ही है कि रिलेटिव आपको दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा करना होता है, और आप दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो चीज़ आपको टेस्ट सीरीज से और क्विज़ वगैरह से ही पता चलेगी। तो ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप रिवाइज करते रहिए। जो प्रीवियस ईयर चैलेंजिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस सीरीज़ के ज़रिए सारे कंप्लीट कर देंगे, तो उसका टेंशन आप मत लेना। और भले ही आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आपके पास होनी चाहिए और आपको उस बुक से भी पढ़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।